हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे। उसमें हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था, फिर हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ा, उसके बाद हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा। इन तीनों को हमने अच्छे से समझ लिया था। अब चलते हैं आज के लेक्चर की आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन से मुराद जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, सबसे पहले है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके कुछ फीचर बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि उसके जो मेन पॉइंट होते हैं वो देखेंगे कि वो क्या कौन कौन से हैं। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस की तरफ आएंगे, जैसे कि है वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, और उसके साथ ही इसी टॉपिक के रिलेटेड एक एग्जाम्पल, और लास्ट पे हम पढ़ेंगे डैम्प ऑसिलेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। कि बॉडी हमेशा अपने एक किसी फिक्स पोजीशन के अबाउट ही मूव करती है, यानी बैक एंड फोर्थ मूव करती है या टू एंड फ्रो मोशन करती है। और वो फिक्स पोजीशन कौन सी होती है? उस बॉडी की जो मेन पोजीशन होती है वो उसकी फिक्स पोजीशन होती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये होगा। जो मैं टिक करूंगा वो आपने याद रखने हैं। इस एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। उसकी जो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है। तो ये हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम में ये बात सबसे पहले पढ़ी थी। मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑलवेज directly proportional to its displacement from the main position. That is, acceleration will be zero at the main position while it will be maximum at extreme position. अब वो कहता है कि जो एक्सेलेरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा एक्सेलेरेशन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा? मेन पोजीशन से जितनी दूरी होगी उतना ज्यादा उसके अंदर एक्सेलेरेशन होगा। अगर वो दूरी बहुत ज्यादा है, यानी मेन पोजीशन से हम बॉडी को बहुत ज्यादा दूर लेकर गए तो एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा। अगर हम उसको कम दूर लेकर गए हैं तो फिर एक्सेलेरेशन कम होगा। अब मेन पोजीशन के ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर एक्सेलेरेशन भी नहीं होगा क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई होती है, तो वहां पर एक्सेलेरेशन भी मैक्सिमम होगा। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो वेलोसिटी मैंने आपको बताया, जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में बताया था, तो मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वहां उसके पास वेलोसिटी ज्यादा होती है, बॉडी वहां से बहुत स्पीड से गुजरती है। और जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके बॉडी एक दफा रुकती है, वो मैच एक दफा रुकता है, तो इसी वजह से वहां पर उसके पास वेलोसिटी जीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट फीचर। ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं और ये इस टॉपिक को समझने के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। आइए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। जब हम बॉडी पर फोर्स लगा के उसको एक पोजीशन पर लेकर जाते हैं और फिर ये मूव करके दूसरी पोजीशन पर जाता है। अब देखें, अगर हम इसकी इस पोजीशन को ए कहें और इसकी इस पोजीशन को बी कहें तो यहां ए से बी की तरफ जाएगा और बी से वापस ए की तरफ आएगा। हम कहेंगे कि इसने अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लिया है। हम इसको इसका राउंड ट्रिप भी कह सकते हैं। तो यानी इसने अपना एक चक्कर या इसने अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लिया है, तो इसको हम इसकी एक वाइब्रेशन कहेंगे। यानी ए से बी, बी से वापस ए, ये इसका एक राउंड ट्रिप है, यानी इसका एक चक्कर है, यानी इसकी एक वाइब्रेशन है। फिर ए से बी और बी से ए, ये उसकी दूसरी वाइब्रेशन है। ठीक है जी। तो यानी बॉडी जब एक से बी और बी से ए की तरफ जाए तो वो अब उसकी एक वाइब्रेशन कहलाती है। अब अगर देखिए ए से बी और बी से ए में, यानी आपने एक वाइब्रेशन के दौरान उसका कुछ न कुछ टाइम भी तो लग रहा होगा, यानी कुछ न कुछ टाइम गुजर रहा होगा उसको ए से बी की तरफ जाते हुए और बी से वापस ए की तरफ आते हुए। तो जितना वो टाइम गुजरता है उस टाइम को हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। मान लें कि उसको पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जाते हुए 2 सेकंड लग गए, तो 2 सेकंड उसका टाइम पीरियड होगा। 3 सेकंड लग जाते हैं तो हम कहते कि उसका टाइम पीरियड 3 है। तो अभी तक हमने 2 डेफिनेशन समझ ली, यानी उसके एक चक्कर को हम एक वाइब्रेशन कहेंगे और एक चक्कर कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको उसका टाइम पीरियड कहेंगे। अब अगर मैं टाइम को फिक्स कर देता हूं, मान लें कि मैं कहता हूं कि 2 सेकंड है, कि 2 सेकंड के अंदर ये कितनी दफा वाइब्रेट करता है। ठीक है जी। तो मैं मान लेता हूं कि 2 सेकंड के अंदर इसने 4 दफा वाइब्रेट किया है।
तो 2 सेकंड में इसने 4 दफा वाइब्रेट किया तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, जब हम टाइम को फिक्स कर देते हैं और फिर इसकी वाइब्रेशन को चेक करते हैं तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है जी, ये चीजें थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक मुकम्मल चक्कर को हम एक वाइब्रेशन कहेंगे, 2 चक्कर हुए तो 2 वाइब्रेशन हो जाएंगे। उन चक्कर को कंप्लीट होते हुए, यानी उन वाइब्रेशंस को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा, वो जितना भी हो सकता है, ठीक है, वो उसका टाइम पीरियड होगा। लेकिन अगर टाइम को फिक्स कर दें कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा या 2 में कितने चक्कर लगाएगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है जी, 3 चीजें होगी। अब हम देखते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड से मुराद होता है कि वो अपनी मेन पोजीशन से कितना दूर जाता है। ठीक है जी, यहां से ये मेन पोजीशन से इतना दूर गया, इतना दूर गया। ठीक है जी, तो जितना मेन पोजीशन से दूर जाएगा, यानी उसकी जो मैक्सिमम जो पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन होगी, हम उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो इन डेफिनेशंस को एक दफा बुक से पढ़ भी लेते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट द मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। मतलब कि उसके एक राउंड ट्रिप को, एक चक्कर को हम उसकी एक वाइब्रेशन कहेंगे। द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग योर बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में उसको कितना टाइम लगा, तो जितना भी टाइम लगता है वो उसके टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ द वाइब्रेशन और साइकिल, इसको एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कहते हैं, ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। तो टाइम को मैंने जैसे कहा कि फिक्स कर दिया, अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड कह दूं तो 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन करेगा। ठीक है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन अदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज द एम्पलीट्यूड। तो यानी उसके लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर मेन पोजीशन से जितना दूर होगा वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इससे पहले हमने जो सिंपल पेंडुलम के अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसी को यूज करके हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यानी एग्जांपल 10.1 देखते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड तो हमने इसमें फाइंड करना है। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट द लोकेशन वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि आपने एक पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, जबकि उसके जो पेंडुलम की लेंथ है, मतलब कि जो हम उसमें वायर यूज करते हैं, वायर नहीं कहना चाहिए, स्ट्रिंग हम जो यूज करते हैं, उसकी लेंथ जो है हमारे पास 1 मीटर है, जबकि जी की वैल्यू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वो हमें पता है 10 होती है। तो हमने इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। ठीक है जी, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ 1 मीटर, जी की वैल्यू 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.99 सेकंड, क्योंकि टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, यानी टाइम फाइंड करना, तो टाइम पीरियड हमारे पास सेकंड होता है। उसके बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसके टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर आपके पास टाइम पीरियड है, आप उसका रेसिप्रोकल लें तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाती है, या अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसका रेसिप्रोकल लें तो आपके पास टाइम आ जाता है। तो अभी क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड मौजूद है, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी उसको हम उल्टा देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी। तो फ्रीक्वेंसी 0.50 हर्ट्ज आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। अब मूव करते हैं हमारे इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डैम्प ऑसिलेशन। देखिए, अभी तक हमने जो ऑसिलेशन पढ़ी थी, मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा, सिंपल पेंडुलम पढ़ा, या बॉल एंड बॉल सिस्टम पढ़ा, उसमें हमने किसी भी जगह पर यह नहीं कहा कि यह बॉडी अब रुक गई है। ठीक है, तो हम हमेशा उसकी ऑसिलेशन को ही देख रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यानी हम उन केसेस के अंदर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन फ्रिक्शन तो इन्वॉल्व होती है। चाहे सिंपल पेंडुलम के केस को देख लें, हम बॉल एंड बॉल सिस्टम को देख लें, या मैस स्प्रिंग सिस्टम को देख लें, कुछ टाइम ऑसिलेशन करने के बाद वो बॉडी रुक जाती है, यानी उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है। तो जब हम उस रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व करते हैं उस ऑसिलेशन के अंदर, और कुछ टाइम के बाद उसकी जो ऑसिलेशन होती है उस बॉडी की, वो रुक जाती है, तो तब हम क्या कहते हैं, ऐसी ऑसिलेशन को हम डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। यानी डैम्प ऑसिलेशन एक ऐसी ऑसिलेशन होती है जिसमें रेजिस्टेंस इंक्लूड होती है, और जो बॉडी की ऑसिलेशन है वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, तो ऐसी ऑसिलेशन को हम डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। अब देखिए, मैक्सिमम पोजीशन पर जब बॉडी जाती है तो तब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। एम्पलीट्यूड मैंने अभी आपको बताया कि मेन पोजीशन से जितना दूर होगा। देखिए, अगर हम शुरू में फर्ज करें कि मेन पोजीशन से किसी बॉडी को 2 मीटर दूर लेके जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको छोड़ते हैं, तो ऑसिलेट करता रहेगा। अब क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो अपनी स्पीड को कम करेगा, तो क्या अब भी वो उतना ही दूर जाएगा मेन पोजीशन से? अगर आप उसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब है वो अपनी मेन पोजीशन से जो उसकी दूरी है वो भी कम हो रही है।
तो मेन पोजीशन से जो दूरी होती है वो तो उसका एम्पलीट्यूड होता है, इसका मतलब अब उसका एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है। यहां से समझिएगा कि ये बॉडी का वेट डाउनवर्ड है, वो अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। यहां से आपने ऑब्जर्व करना है, पहले उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, मतलब कि ये मेन पोजीशन से ज्यादा दूर इधर भी जा रहा था और इस साइड पे भी जा रहा था। अब क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन शामिल होगी, देखें ये ब्लॉक है और ये नीचे जो सरफेस है उनके दरमियान फ्रिक्शन तो मौजूद होगी, तो फ्रिक्शन जो होगी जिस डायरेक्शन में हम उसको फोर्स देते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो वो उसकी स्पीड को कम करेगी। अब स्पीड को कम करेगी तो उसका एम्पलीट्यूड भी पहले से कम होगा। अगर यहां से देखें ये यहां पर डिस्टेंस था और उससे अगली दफा थोड़ा सा कम हो गया। अब इसी तरह से क्या है, स्पीड और कम हो रही है तो इसका एम्पलीट्यूड भी पहले से कम हो रहा है। इसी तरह से स्पीड कम होती रहेगी और इसका एम्पलीट्यूड भी कम होता रहेगा। क्यों स्पीड कम होती है? क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन आ रही होती है। तो इस तरह की जो ऑसिलेशन होती है इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और याद रहे कि हमारे पास जितनी भी ऑसिलेशन होती हैं वो सारी की सारी ही डैम्प्ड ऑसिलेशन होती हैं। हाँ, उस सिचुएशन में हम उसको कह सकते हैं कि डैम नहीं है अगर हम फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दें, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो इसकी हमारे पास एक बेहतरीन जो एग्जांपल है वो शॉक अब्जॉर्बर की है। आपने देखा होगा बाइक वगैरह के जो शॉक होते हैं वहां पर कोई जंप लगता है, किसी जगह पर कोई गढ़ा आता है तो वो अपनी मेन पोजीशन पर ऑसिलेट करते हैं, अप एंड डाउन मूव करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऑसिलेशन होने के बाद वो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो फ्रिक्शन मौजूद होती है। तो यहां से आपने जिस ऊपर वाले जो पैराग्राफ है ये नहीं करना याद, बस एक दफा उसको समझने के लिए पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इसकी एक एग्जांपल कर लेनी है। ये शॉक ऑब्जर्वर वाली एग्जांपल आपने करनी है और उसके साथ इसकी डेफिनेशन करनी है जो कि इंपॉर्टेंट थी। तो यहां पर हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था वो कंप्लीटली जो है वो एंड हो गया है।